ईश्वरी और विक्रम काफी अमीर लोग होते हैं, लेकिन उनके बेटे रोहन को एक गरीब घराने की लड़की मधु से प्यार हो जाता है और उसकी खुशियों के लिए विक्रम और ईश्वरी उनके रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद, हे भगवान, ये मधु ने दहेज में कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के बर्तन लाए हैं। अगर ये बर्तन हमारे घर पर किसी ने रखे हुए देख लिए तो हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। फिर ईश्वरी उन पुराने बर्तनों को उनके ही घर के मालिक चंपू को देने लगती है। अरे ओ चंपू, क्या हुआ मेम साहब? ये कुछ बर्तन है, इन्हें तुम लेकर जाओ। अब ये मेरे किसी भी काम के नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये तुम्हारे भी किसी काम के नहीं। लेकर जाओ इसे, शायद तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करोगे। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उतने में वहां पर मधु आ जाती है। रुक जाइए चंपू भाई, ये बर्तन यहीं पर रखिए। और माँ जी, आप मेरे मायके में से आई ये बर्तन चंपू भाई को क्यों दे रही हो? मधु बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम अब एक बड़े घर की बहू बन चुकी हो और ऐसे में ये पुराने बाबा आदम के जमाने के बर्तन इस्तेमाल करना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। हम अमीर लोग हैं, हमारे घर में ये स्टील और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसीलिए मैं इन्हें चंपू को दे रही हूँ। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या मतलब? अब घर में क्या करना है और क्या नहीं, ये बातें तू मुझे सिखाएगी? देखिए माँ जी, ये बर्तन आपके लिए पुराने और सस्ते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। मेरी नजरों में इनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये मेरे पापा के खून पसीने की मेहनत की कमाई से खरीदे हुए हैं। मैं इन्हें अपने पास सहेज कर रखना चाहती हूँ। चंपू भाई, माफ करना, लेकिन मैं आपको ये बर्तन नहीं दे पाऊंगी। अरे लेकिन माँ जी, मुझे इन बर्तनों को अपने पास रखने दीजिए ना, मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। रहने दो ना माँ, उसमें क्या होता है। हाँ रोहन की माँ, कोई बात नहीं, रहने दो इन बर्तनों को। ठीक है, अब क्या ही बोलूं मैं, रख लो इन्हें। लेकिन एक बात याद रहे, इन बर्तनों को तुम ड्रॉवर में और लकड़ी वाले कपाट में छुपा कर रखना, जिसे इन्हें कोई देख ना पाए। लेकिन माँ जी, ये बर्तन कोई जेवर या पैसे थोड़ी ना है, जिन्हें मैं ड्रॉवर में और कपाट में छुपा कर रखूं। इतना बोलकर मधु उन बर्तनों को वापस अंदर लेकर जाती है और रसोई में ठीक से जगह बनाकर रख देती है। फिर एक दिन ईश्वरी अपनी रसोई में पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा देख लेती है और उसे देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये मिट्टी का घड़ा यहाँ पर किसने रख दिया? जरूर ये काम मधु ने ही किया होगा। मधु, मधु। जी माँ जी, कहिए, आपने बुलाया मुझे? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप यूं गला फाड़ फाड़ कर मेरा नाम पुकार रही हो? अरे नालायक लड़की, तुमने ये मिट्टी का घड़ा यहाँ पर क्यों रखा है? अगर तुम्हारे भरोसे मैंने ये घर छोड़ दिया तो तुम मेरा यह शीश महल जैसा घर एक दिन झोपड़ी में बदल दोगी। लेकिन माँ जी, गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में हमें हमेशा ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए, और इस मिट्टी के घड़े में पानी 24 घंटे ठंडा रहता है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है। अरे लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है? हमारे घर में फ्रिज तो है ना, उसे क्या बाहर रख दूं क्या मैं? या फिर फ्रिज में अपने कपड़े भरोगी तुम? अरे हमारे पास इतनी महंगी क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर है, इसमें पानी अच्छे से ठंडा हो जाता है, तो फिर ये मिट्टी के घड़े की क्या जरूरत है? पर माँ जी, फ्रिज से अच्छा तो ये घड़े वाला ठंडा पानी है।
ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और इससे बिजली की भी बचत हो जाती है। आपको पता है क्या, गर्मियां आने पर मेरी दादी इस घड़े के पानी से ही शरबत बनाया करती थी। बहुत स्वादिष्ट लगता था वो। चुप रहो मधु बहू। अरे हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो हम ये बिजली की बचत के बारे में सोचते बैठे। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो उसका सुख तो लेना ही चाहिए। और तुम अभी के अभी ये सारे पुराने और चीप बर्तन को उठाओ और इन्हें अपने कमरे में लेकर जाओ। क्या? हाँ, सही सुना तुमने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को अगर कोई मेहमान आए और वो रसोई में रखे हुए सारे लो क्लास वाले बर्तन देख ले। इसीलिए जाओ और अपने कमरे में ही अलग से रसोई बनाओ और इन बर्तनों को वहीं पर सजा कर रखो। लेकिन ये बर्तन इस रसोई से बाहर जाने चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन माँ जी, अब मैं इन बर्तनों को मेरे कमरे में कहाँ पर रखूंगी? अब इतनी भी निर्दयी मत होइए ना। होना पड़ेगा बहू, क्योंकि तू मेरी एक भी बात नहीं मानती, इसीलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। फिर मधु को ना चाहते हुए भी उन बर्तनों को अपने कमरे में ही रखना पड़ता है। फिर एक दिन ईश्वरी की सहेली रोमिला उनके घर पर आती है। अरे वाह ईश्वरी, तुम्हारे घर के बर्तन तो वाकई में बहुत सुंदर है और तुम ज्यादातर तांबे, पीतल और नॉनस्टिक वाले बर्तन ही इस्तेमाल करती हो। मैंने सुना है कि ये बहुत महंगे आते हैं, सच है क्या? हाँ रोमिला, महंगे तो है, लेकिन हमें तो अब इन्हीं की आदत हो गई है। तांबे के बर्तनों में खाना बनाने से और उसके गिलास में पानी पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमारे घर में तो हर एक चीज एकदम हाई क्वालिटी वाली है, एक भी पुराना और गंदी क्वालिटी वाला बर्तन नहीं है। सबके सब बर्तन एकदम महंगे और अच्छी क्वालिटी वाले हैं। वाह, क्या बात है ईश्वरी। तभी अचानक से उन्हें मधु की चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, अब इसे क्या हो गया? ईश्वरी फौरन मधु के कमरे की तरफ दौड़ती जाती है और उसके पीछे पीछे रोमिला भी दौड़ती है। और जब वो दोनों उसके कमरे में पहुंचते हैं तब मधु अपने कमरे के बेड पर चढ़कर चिल्ला रही होती है। माँ जी वो देखिए, वहाँ पर कॉकरोच है, वहाँ पर। बचा लीजिए मुझे माँ जी, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। अरे बेवकूफ लड़की, इस छोटे से कॉकरोच से घबरा गई तू? कुछ नहीं हो सकता तेरा। फिर ईश्वरी उस कॉकरोच को वहां से भगा देती है, लेकिन तभी रोमिला की नजर मधु के कमरे में रखे हुए उन बर्तनों पर जाती है। अरे ये क्या ईश्वरी, तेरी बहू के कमरे में ये बर्तन क्यों है? इसने यहाँ पर अपनी अलग से रसोई बनाई है क्या? लेकिन ये बर्तन, ये तो एकदम गरीबों वाले हैं। कितने डाउन मार्केट और पुराने टाइम के बर्तन है ये। इतने अमीर घर में इतने सस्ते बर्तन। क्या ईश्वरी, अब मैं समझ गई, तू बस मेहमानों को महंगे बर्तनों में परोसती है, लेकिन असल में तू भी सस्ते बर्तन यूज करती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं रोमिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर के सारे बर्तन हाई क्वालिटी वाले हैं, लेकिन ये मेरी पागल खाने वाली गरीब बहू है। ये इसी के घर के बर्तन हैं, इसीलिए इतने सस्ते हैं। अरे बस भी कर ईश्वरी, और कितना झूठ बोलेगी? तेरा सच मेरे सामने आ गया है। रोमिला मधु के कमरे में वो चीप क्वालिटी वाले बर्तन देखकर ईश्वरी का खूब मजाक उड़ाती है और वो बाकी सहेलियों को जाकर सारी बातें बताती है, जिससे ईश्वरी की एक तरह से बेइज्जती हो जाती है और वो इन सब से काफी गुस्सा हो जाती है। देखा मधु, तुम्हें मैंने कहा था कि चुप रहना और मेरी सहेली के सामने अपने फालतू के बर्तन लेकर मत आना, लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खा ली है
कि अपनी सास की नाक कटवा कर ही रहोगी। क्यों, है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसी कसम क्यों खाऊंगी? आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं भी क्या करती भला? कॉकरोच देखकर मेरी चीख निकल गई। माफी चाहती हूँ माँ जी। बंद करो अपना ये नाटक। मैं सब समझती हूँ। ये सब तुम जानबूझकर करती हो। तुमसे और तुम्हारे इन चीप क्वालिटी वाले बर्तनों से मैं तंग आ गई हूँ। ईश्वरी को ही नहीं बल्कि अब रोहन को भी मधु के उन बर्तनों से दिक्कत होने लगती है। एक दिन जब रोहन अपनी पुरानी फाइल ढूंढ रहा होता है, तभी उसके सर पर अलमारी के ऊपर रखी हुई कढ़ाई गिर जाती है। मेरा सर! हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना रोहन? ज्यादा लगी तो नहीं ना? यार मधु, ये सब क्या है? जहां भी देखो सारी जगह तुम्हारे बर्तन पड़े हैं। अरे इतने बड़े खानदान की बहू बनने के बाद भी तुम्हें इन बर्तनों की क्या जरूरत है? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मुझे इन बर्तनों से कितनी दिक्कत हो रही है। अरे जरा कमरे को भी देखो, क्या हाल बना के रखा है इसका। तो तुम क्या चाहते हो रोहन? इन बर्तनों को मैं फेंक दूं क्या? तुम्हें इन्हें फेंकने के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन तुम इन्हें संभाल कर स्टोर रूम में भी रख सकती हो। अरे घर में इतने सारे नए क्वालिटी के बर्तन पड़े हैं, उन्हें इस्तेमाल करो ना। इन्हें करने की क्या जरूरत है? और ये बर्तन भी कितने पुराने जमाने के हैं। नहीं रोहन, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। अरे मैंने अपनी सास की भी बात नहीं मानी, तो फिर तुम क्या चीज हो? जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूंगी। इस तरह मधु रोहन की भी नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। एक दिन घर के सभी नौकर छुट्टी पर चले जाते हैं। आज तो सारे के सारे नौकर छुट्टी पर है, सिवाय चंपू भाई के। माँ जी, पापा जी और रोहन तीनों भी कुछ घंटे में आते ही होंगे। मुझे फटाफट से उनके लिए खाना बनाना चाहिए। फिर मधु अपने मायके के बर्तन इस्तेमाल करती है। वो ज्यादातर खाना मिट्टी के बर्तनों में ही बनाती है। फिर घर के सभी लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तब मधु के हाथ का खाना खाकर सभी उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है! आज इतने दिनों बाद इतना मजेदार खाना खा रहे हैं हम। अचानक से हमारे किचन के शेफ को क्या हो गया है? वो कब से इतना स्वादिष्ट खाना बनाने लग गया? वाकई में ईश्वरी, आज का खाना तो बड़ा ही कमाल का बना है, खास करके ये खीर। हाँ पापा, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। ऐसा खाना तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं खाया। आज के खाने की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये सारा खाना छोटी मेम साहब ने अपने मिट्टी के बर्तनों में बनाया है, इसीलिए इतना टेस्टी बना है। क्या? मधु, ये सारा खाना तुमने बनाया है? और वो भी मिट्टी के बर्तन में? हाँ माँ जी, आज घर के सारे नौकर चाकर छुट्टी पर है ना, इसीलिए आज का खाना मैंने बनाया है। वाह, क्या बात है बहू। शायद ये स्वाद तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों के कारण ही आया है। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। ये सारा जादू मिट्टी के बर्तनों का ही है। दोपहर से बना रही थी मैं इनमें खाना। वाह मधु, आज सच में मुझे ये खाना खाकर बहुत संतुष्टि मिली है। पर एक बात तुम्हें भी समझनी होगी बेटा, कि वो जमाना अलग था और आज का जमाना अलग है। तब लोगों के पास काफी समय था और बाकी कोई साधन भी नहीं थे, इसीलिए वो इन पुराने बर्तनों का वापर करते थे। लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम घंटों तक खाना बनाते रहे। उससे अच्छा तो यही होगा ना कि तुम इन नए बर्तनों में खाना बनाओ। 3 घंटों में बनने वाला खाना आराम से 1 घंटे में हो जाएगा। हाँ माँ जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। शायद आप सही कह रही हो। मुझे भी अब समझ आ चुका है कि इनमें बहुत समय चला जाता है।
आखिर में मधु और ईश्वरी एक दूसरे को समझ ही लेती है, जिसके बाद मधु ससुराल के बर्तन में ही खाना बनाया करती है और अपने पुराने बर्तनों को स्टोर रूम में संभाल कर रखती है। प्रतीक और उसके माता पिता अपर्णा और विनोद बहुत अमीर लोग होते हैं। प्रतीक को एक काली लड़की नेत्रा से प्यार होता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी शादी एक गोरी लड़की मोनिशा से कराने जा रहे होते हैं। माँ पापा, मेरी शादी मोनिशा से मत करवाइए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए पापा। मैं नेत्रा से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता माँ। अरे नालायक निठल्ले, तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या, या कहीं घास चरने गई है? तुझे पता है ना कि हम लोग कितने खानदानी और अमीर है, तो फिर एक काली लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? हाँ प्रतीक, हमारे घर की बहू हमारी आन बान और शान होगी, इसीलिए वह गोरी और सुंदर होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने अपने बचपन के दोस्त जीतू की बेटी मोनिशा को चुना है तुम्हारे लिए। अरे मोनिशा के गोरेपन के आगे तो दूध भी फीका है। लेकिन माँ, काली या गोरी होने से क्या हो जाता है? बात तो मन की है ना, बाहर की सुंदरता से क्या फर्क पड़ता है? बस प्रतीक, अपना यह प्रवचन बंद करो और अब मुझे इस विषय पर और कोई बहस नहीं चाहिए। अब जाओ, जाकर शादी की तैयारियां करो। फिर ना चाहते हुए भी प्रतीक को मोनिशा से शादी करनी ही पड़ती है। फिर ससुराल में आने के बाद मोनिशा अपने तेवर दिखाना शुरू करती है। अरे मोनिशा बहू, बड़ी भूख लगी है, खाना कब तक बनेगा? घर के बाकी के काम करने के लिए तो नौकर चाकर है यहाँ पर, लेकिन रसोई के काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे बहू। अरे नहीं माँ जी, मैं कोई रसोई में काम नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। अब आप ही देखिए ना, आज ही मैंने अपने नेल्स कराए हैं। मैं अगर खाना वाना बनाने लग गई तो मेरे नेल्स तो खराब हो जाएंगे ना। और वैसे भी मैं रसोई में पसीने में भीग कर अपनी खूबसूरती को खराब नहीं होने दे सकती। लेकिन बहू, तुम्हें रसोई में चूल्हा चौका तो करना ही होगा ना। भूलो मत, अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। हाँ तो मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप लोगों के पास तो कितना सारा पैसा है, शेफ्स रख लीजिए ना। फिर मैं तो कोई काम नहीं करने वाली, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विनोद और अपर्णा मोनिशा की ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और अब वो खाना बनाने के लिए घर पर ही बावर्ची रख लेते हैं। मोनिशा घर का कोई भी काम नहीं करती और दिन रात बस मेकअप ही करती बैठती है और ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। प्रतीक, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। वो क्या है ना, नई डिजाइनर पर्स आई है मार्केट में और मुझे वो खरीदनी है। उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मोनिशा, मैंने तो तुम्हें पिछले हफ्ते ही 3 लाख रुपए दिए थे। ओफो, तो उसमें क्या हुआ? चलो अब जल्दी से पैसे दे दो। मोनिशा बहू, हम लोग अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसों को बस शॉपिंग में ही बर्बाद करती रहो। ना तो तुम कोई काम करती हो और ना ही पैसों की बचत करती हो। ऐसे कैसे चलेगा बहू? अपर्णा बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और इस घर में इतने सारे नौकर हैं, तो मैं क्यों करूँ काम? और रही बात पैसों की, तो पैसों को संभाल कर उनका क्या अचार डालना है क्या? मैं एक सुंदर लड़की हूँ और अपनी सुंदरता को टॉप टू बॉटम तक मेंटेन करने के लिए मुझे अपनी लाइफस्टाइल ऐसी ही रखनी पड़ती है। फिर चाहे वो फैशन हो, मेकअप हो या जूते हो, मैं एकदम हाई क्लास रहना पसंद करती हूँ। अब क्या करे, हर कोई इतना गोरा और सुंदर थोड़ी ना होता है। मोनिशा का ये अजीब सा एटीट्यूड देखकर अब घर के सभी लोग परेशान होने लगते हैं। फिर अपर्णा प्रतीक से कहती है, प्रतीक बेटा, ये सब क्या है? जरा समझा अपनी बीवी को, वो सही से क्यों नहीं रह पाती?
काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। लगता है ये कहावत तो उसी के लिए बनी है। माँ, अब आप लोग मुझे उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए। आप और पापा ही चाहते थे ना ऐसी बहू, तो अब भुगतो। फिर एक दिन विनोद के सर में बहुत दर्द होने लगता है। तभी, अरे मोनिशा बहू, जरा मेरे सिर की मालिश कर दो बहू, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए पापा जी, मैं तो जा रही हूँ अपने सोशल मीडिया लाइव पर, इसीलिए मैं अभी आपके सर की मालिश नहीं कर सकती। आप खुद ही कर लीजिए। पर बहू, इस तरह से मोनिशा के तेवर और उसके हाव भाव देखकर सबका उससे मन उबने लगता है। फिर एक दिन अचानक से प्रतीक अपनी प्रेमिका नेत्रा के साथ शादी करके घर पर आता है और ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये क्या प्रतीक, तुमने इस काली लड़की से शादी क्यों कर ली? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? प्रतीक, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? माँ, मैं इस मोनिशा के साथ घुट घुट कर नहीं रह सकता। मैं नेत्रा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और अब मैं और नेत्रा, हम दोनों मियाँ बीवी बनकर यहीं पर रहेंगे। चलो नेत्रा। नेत्रा के घर में आने के कारण मोनिशा बहुत डर जाती है। फिर नेत्रा कुछ ही दिनों में अपने अच्छे स्वभाव और काम के कारण सबके दिल में जगह बनाने लगती है। अरे वाह नेत्रा बहू, क्या खाना बनाया है तुमने? सच में तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। हाँ नेत्रा बहू, तुम तो उस मोनिशा से कई गुना ज्यादा अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया पापा जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कल्लो नेत्रा के आने से मेरा पत्ता कटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं ही इस घर की बहू हूँ। ये ऐशोआरा और ये अमीरी, ये सब मेरे हाथों से कभी नहीं जाना चाहिए। आप तो देख नेत्रा की बच्ची, कैसे मैं तुझे सबकी नजरों में बुरी बनाती हूँ। फिर एक दिन जब विनोद छत पर होता है, तभी उसने अपना चश्मा नहीं पहना होता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोनिशा अपनी चाल चलती है और वो अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर नेत्रा के कपड़े पहनती है और विनोद के पास आकर उसे छत से धक्का मारती है। चश्मा ना पहनने के कारण विनोद को लगता है कि वो तो नेत्रा ही है। विनोद स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, धुंधली धुंधली नजर से ही सही, लेकिन मैंने देखा था कि वो नेत्रा बहू ही थी जिसने मुझे छत से धक्का मारा। ये लड़की सही नहीं है, कुछ भी कहो। नहीं पापा जी, मैं तो नीचे काम कर रही थी, मैं तो छत पर गई भी नहीं थी। चुप रहो नेत्रा, मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देख लिया था, तो अब झूठ मत बोलो। नहीं मोनिशा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ जी, प्रतीक, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। भला मैं पापा जी को छत से नीचे क्यों धक्का मारूंगी? फिर पापा झूठ बोल रहे हैं क्या? देखो नेत्रा, जो भी है सच सच बताओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। लाख गिड़गिड़ाने के बाद में जैसे तैसे नेत्रा की बातों पर सभी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मोनिशा अपनी चालों से इतनी जल्द बाज नहीं आती। वो एक दिन मोहल्ले में रहने वाले बल्लू को कुछ पैसे देती है और उसे घर पे आकर सबको नेत्रा के बारे में झूठी जानकारी देने के लिए कहती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बल्लू? हाँ पर्णा काकी, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। मैंने आपकी दूसरी बहू नेत्रा को कल किसी आदमी के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा, और तो और मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। वो यहाँ पर किसी घिनौने मकसद को अंजाम देने आई है और आप सबको बर्बाद करके आपको लूटने आई है। क्या? ये नहीं हो सकता। कसम से प्रतीक भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे क्या मिलेगा ये सब बोलकर? मेरा भरोसा करो, नेत्रा सही लड़की नहीं है।
नेत्रा के बारे में ये सब जानने के बाद सभी के मन में नेत्रा के खिलाफ कड़वाहट भर जाती है। नेत्रा, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि हमें तुम्हारे मंसूबे के बारे में पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अरे इसीलिए इसने उस दिन विनोद जी को छत से धक्का मारा। विनोद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते, यही थी वहां पर, इसी ने किया है सब कुछ। नहीं माँ जी, प्रतीक, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे मुझ पर? चुप रहो तुम और निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे ये तो शक्ल से तो काली है ही, लेकिन मन की भी काली निकली। नेत्रा के लाख समझाने के बाद भी वो लोग नेत्रा को घर के बाहर निकाल देते हैं और नेत्रा अब अकेली ही रहने लगती है। ये सब क्या हो गया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी सबने मुझ पर वो सारे इल्जाम कैसे लगाए? अगर छत पर मैं नहीं थी तो किसने पापा जी को धक्का दिया? और बल्लू ने मेरे बारे में झूठी बातें क्यों कही? कहीं इस सबके पीछे किसी का कोई हाथ तो नहीं ना? तभी नेत्रा को मोनिशा पर शक हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है। मोनिशा बहुत लालची लड़की है और वो मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ये सब कर ही सकती है। मुझे सच का पता लगाना होगा और मैं जानती हूँ कि वो कैसे पता चलेगा। फिर एक दिन जब घर पर सिर्फ मोनिशा ही होती है, तभी नेत्रा वहां पर अपना बचा हुआ सामान लेने जाती है। और नेत्रा, कैसा लग रहा है अकेलापन? बेचारी तुम और तुम्हारी किस्मत। मोनिशा, मैं जानती हूँ कि मुझे घर से बाहर निकालने के पीछे तुम्हारी ही काली करतूत है। बताओ, यही सच है ना? हाँ नेत्रा, तुमने बिल्कुल सही समझा मेरी जान। तुम्हें फंसाने के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही चेहरे पर काला रंग लगाकर तुम्हारे कपड़े पहनकर छत पर पापा जी को धक्का दिया। उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, इसीलिए उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दिया और उन्हें ऐसा लगा कि वो तुम ही हो। क्या? अरे इतना ही नहीं, बल्कि बल्लू को भी मैंने ही पैसे दिए थे तुम्हारे बारे में झूठी खबर देने के लिए, ताकि सबके मन में और जहर घुल सके। नेत्रा उसे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन शाम होने पर वो अपना सारा सामान लेकर वापस आ जाती है। अरे ओ काली कुल्टी नेत्रा, इतनी बेशर्म तू कैसे हो सकती है? फिर से अपना सारा सामान लेकर आ गई तुम तो। हाँ, आ गई मैं सारा सामान लेकर, क्योंकि ये मेरा घर है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेत्रा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अरे इतना सब कांड करने के बाद भी तुम मुंह उठाकर बोल रही हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्रतीक, ये देखो, ये सीसीटीवी फुटेज है। मैं आज दोपहर को यहाँ पर आई थी, तभी मैंने अपने साथ ये पेन लाया था जिस पर मिनी कैमरा लगा हुआ था। और इस वीडियो में मोनिशा ने अपने जबान से ही अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। ये देखो। क्या? अरे बाप रे! सभी लोग वो वीडियो देखकर चौंक जाते हैं। फिर अपर्णा मोनिशा को थप्पड़ मारती है। अरे कल मुही करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मेरे ही दोस्त की बेटी ये सब करेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आना। लेकिन प्रतीक, मैंने कहा जाओ। फिर प्रतीक धक्का मारकर मोनिशा को घर से बाहर निकालता है, जिसके बाद घर के सभी लोग नेत्रा से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में पूर्वी अपने गरीब माता पिता के साथ रहती है। वो माता रानी की परम भक्त होती है और हर रोज भक्ति भाव से उनकी पूजा करती है।
एक दिन उसके पिता के दोस्त उसके लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। शहरी बाबू मनीष अपनी माँ शालिनी और पिता बलवंत के साथ आते हैं। पूर्वी बेटा, मनीष जी एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करते हैं और साथ ही कितने नेक विचारों वाले भी है ये सब। हाँ माँ, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से हाँ है। अरे वाह बहन जी, फिर तो रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन पूर्वी के पिताजी, दहेज में कोई कमी नहीं चाहिए। पूरे 4 लाख रुपए चाहिए हमें। हो पाएगा ना? जी हो जाएगा। पूर्वी के पिताजी अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी अपने बेटी के ब्याह के लिए खर्च कर देते हैं और इस तरह गांव की पूर्वी शहर के ससुराल में आ जाती है। लेकिन ये क्या, शहर में आने पर उसे अपने सीधे साधे ससुराल वालों की असलियत पता चल जाती है। ये क्या, ये घर तो बहुत छोटा है। आप लोगों ने कहा था कि 3 कमरों वाला घर है आपका। और ये क्या, इतनी सारी शराब की बोतलें। ये कौन पीता है? मैं पीता हूँ। चल अब जल्दी से मेरे लिए चखना ला, मेरी नौकरानी बीवी। क्या? हाँ, तुम्हें हमने धोखा दिया है। हम ना तो अच्छे घराने के हैं और ना ही नेक विचार वाले। चल अब काम पर लग। इतना कहकर शालिनी पूर्वी को रसोई में ढकेल देती है और बलवंत उसे मोटी छड़ी दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो तुम्हें इस छड़ी से पीट पीट कर तुम्हारा हाल बद से बदतर बना दूंगा। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। ये बहुत गलत किया है आप लोगों ने मेरे साथ। अरे चुप कर और जा। तुझसे जितना कहा है उतना कर, वरना मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। बेचारी पूर्वी अब मनीष और उसके माता पिता के रचाए इस मायाजाल में फंस जाती है। वो लोग उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। अगले दिन मनीष अपनी गर्लफ्रेंड बेबो के साथ शादी करके घर आता है। ये क्या, हमारी शादी को तो 2 दिन तक नहीं हुए और आपने 2 दिन के अंदर मेरी सौतन भी ला दी। हाँ, क्योंकि मैं और मेरा सोना बाबू, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ यही था कि गरीब घर की भोली भाली और मासूम लड़की के साथ शादी करे और उससे फंसाकर उससे दहेज लेकर उसे ही अपने घर की नौकरानी बना दे। अब जाकर मेरी बहू के लिए एक अच्छा सा खाना बना कर ला। और हाँ, मेरे सोना और मेरा सुहाग का सेज भी सजाना है तुम्हें, समझी ना तुम? आज तो बहुत मेहनत करनी है उस सुहाग के सेज पर बेबू डार्लिंग। बेचारी पूर्वी को अब ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। वो चाहकर भी अपने माता पिता से बात नहीं कर सकती थी। वो अकेली रसोई में सोती थी और रोज रात को रोते हुए माता रानी को याद किया करती थी। हे देवी माँ, मैं क्या करूं? माँ, आपकी बेटी मझधार में अटकी है, मेरी बेड़ा पार करा दो माँ। जब नवरात्रि का शुभ एवं पावन त्योहार आता है तभी पूर्वी माता रानी के 9 दिन के व्रत रखती है और दिन भर भूखी प्यासी रहती है। ये क्या, तुम अभी तक यहाँ छत पर मिर्च सुखा रही हो? जल्दी से हाथ चलाओ वरना तुम्हारे हाथ ही काट दूंगी मैं। मेरे नवरात्रि का व्रत चल रहा है बेबो, माता रानी के वास्ते मुझ पर थोड़ा तो रहम करो। अरे ओ चुड़ैल, तू और तेरी माता रानी, हमें दोनों से कोई वास्ता नहीं है और तू अपना ये व्रत तोड़ दे वरना मैं ही तेरा व्रत तोड़वा दूंगी। मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। मेरी देवी माँ के लिए मैंने व्रत रखा है। आप सब देखना, मेरी देवी माँ मुझे आपके इस चक्रव्यूह से बाहर जरूर निकालेगी। शालिनी और बेबो उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा होती है। वो दोनों अब ठान लेती है कि वो किसी भी हाल में पूर्वी का व्रत तोड़कर ही रहेगी।
इसीलिए वो दोनों उसके व्रत के खिचड़ी में अंडा मिला देती है। अब उसके खिचड़ी में हमने अंडा मिला दिया है, जिसे खाकर उसका व्रत तो जरूर टूटेगा। वाह माँ जी वाह, क्या चाल चली है आपने। जब पूर्वी उस खिचड़ी को खाने जाती है तब उसे अंडे की बदबू आती है। हे माता रानी, ये क्या? इस खिचड़ी में तो अंडा है। अगर आज मैं इसे खा लेती तो मेरा व्रत तो टूट ही जाता। भगवान की कृपा से पूर्वी का व्रत टूटते टूटते बच जाता है और वही शालिनी और बेबो का प्लान फ्लॉप होने पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो दोनों यहीं पर हार नहीं मानती। वो दोनों उसके खाने में फिर से गंदा पानी मिलाती है। पहला प्लान फ्लॉप हुआ तो क्या हुआ, अब ये गटर की नाली का पानी मिलाया हुआ खाना खाकर पूर्वी मैडम का व्रत तो 100 तक का टूटेगा ही टूटेगा। हाँ मेरी बेबरानी, जरूर टूटेगा। लेकिन ये सब पूर्वी सुन लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? आप दोनों को शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। एक भक्त की भक्ति में खेद लाने की कोशिश की है आप लोगों ने। अरे चुप करते हो, बस बहुत हुआ। अब तो मैं इस घर से भागकर ही रहूंगी। बस देखते रहना आप। पूर्वी आवाज ऊंची करके ये सब बोल रही होती है कि तभी वहां पर मनीष आता है और वो पूर्वी को बहुत मारता है। मार खाने के बाद रात में पूर्वी का पूरा बदन सूज जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने बदन पर लगे घाव को गायब हुए देखती है। ये क्या? ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे सारे घाव ठीक हो गए। जय माता दी। ये सब मेरी माता रानी ने ही किया है, मुझे अच्छे से पता है। पूर्वी अब भागने का फैसला करती है और फौरन खिड़की से बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहां पर उसे मनीष रोक लेता है और उसे घर में बांध देता है। अब जाकर दिखा तू, नालायक औरत, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से उसे बेबो की चीखने की आवाज आती है। ये देखो, पूर्वी का सारा सामान यहाँ पर नहीं है। अगर सामान यहाँ नहीं है तो कहाँ गया? पूछो उससे। उसके हाथ तो खाली थे, फिर सामान कहाँ गया? जैसे ही सभी बाहर आते हैं वो देखते हैं कि पूर्वी की जगह वहां देवी माँ प्रकट हो चुकी है। देवी माँ को देख उन सभी के होश उड़ जाते हैं। देवी माँ, आप यहाँ? इसका मतलब असलियत में पूर्वी कब की भाग चुकी है और यहाँ जो थी वो पूर्वी के रूप में देवी माँ थी। हाँ, तुम दुष्टों ने मेरी भक्त को बहुत तकलीफ दी है, उसके व्रत को तोड़ने का प्रयास किया है। और तुम लोगों को क्या लगा कि मैं उसके साथ यह अन्याय होने दूंगी? आज मैं तुम लोगों को नहीं बख्शूंगी। इतना कहकर देवी माँ वहां से अदृश्य हो जाती है और तभी वहां पर देवी माँ की जगह शेर आ जाता है। नहीं! शेर उन सबको जिंदा खा जाता है और इसके बाद देवी माँ पूर्वी के पास पहुंच जाती है। देवी माँ, आप यहाँ? हाँ पूर्वी, मैं ही हूँ और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। कैसे नहीं बचाती? तुम मुझे अपनी माँ मानती, और अगर एक माँ अपनी संतान की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? जाओ पूर्वी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा सब कुछ मंगल ही होगा। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवी माँ पूर्वी को आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद से पूर्वी अपने जीवन में खूब आगे बढ़ती है और अपने माता पिता के साथ रहकर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीती है।